मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। आज का अपना नया चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ, क्रोमोसोमल अबेरेशंस इन ह्यूमंस। गुणसूत्र के कारण से मनुष्य में किस प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन हम इस ऑनलाइन क्लास में करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र किसे कहते हैं, क्या चीज़ है गुणसूत्र? क्रोमोसोम। यदि गुणसूत्र की बात की जाए तो हम कह सकते हैं आनुवंशिकता का वाहक क्रोमोसोम कहलाता है। जेनेटिक का जो वेक्टर है वही क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। एक साधारण सी परिभाषा है, आनुवंशिकता का वाहक ही क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। देखो, पिछला अपना चैप्टर था मेंडल की वंशागति के नियम, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। उसमें हमने एक चीज़ जानी थी कि जनकों के लक्षणों को आगामी पीढ़ी या संतति में ले जाने वाली यूनिट को, इकाई को जीन कहा जाता है। क्या पढ़ा था? जीन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनना इस परिभाषा को, जहाँ से गुणसूत्र की परिभाषा हम बनाएंगे। हमने मेंडल के आनुवंशिकता नियम में ये चीज़ जानी थी कि माता पिता के लक्षणों को संततियों तक पहुँचाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो जीन क्या है? वह सूक्ष्म इकाई है जो जेनेटिक लक्षण, जो माता पिता के जो लक्षण हैं या जनकों के लक्षणों को आगामी पीढ़ी में लेकर के जाती है। जीन को धारण करने वाली संरचना, जीन जहाँ पाए जाते हैं, जिस संरचना पर स्थित होते हैं, जीन को धारण करने वाली संरचना को भी आप क्या कह सकते हैं? गुणसूत्र कह सकते हैं। ध्यान देना। देखो, गुणसूत्र किसे कहते हैं? दो परिभाषा मैंने आपको बताई। आनुवंशिकता का वाहक गुणसूत्र कहलाता है, या फिर जीन को धारण करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। ये रही गुणसूत्र की डेफिनेशन। अब इसके बाद में यदि इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, इसका इतिहास क्या है गुणसूत्र का, किसने गुणसूत्र की खोज की थी, तो उसके बारे में जानते हैं। सन 1848 में, ध्यान देना कब की बात है? सन 1848 में एक साइंटिस्ट था, होपमिस्टर, वैज्ञानिक का नाम देखना, होपमिस्टर नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने ट्रेडेस्केंसिया के प्राग मात्र कोशिका, ध्यान देना, प्राग मात्र कोशिका में सर्वप्रथम किसको देखा था? गुणसूत्र को देखा था। तो वैज्ञानिक कौन था? होपमिस्टर नामक वैज्ञानिक। ट्रेडेस्केंसिया के प्रागकण की मात्र कोशिका, जो उसकी पोलेन मदर सेल जो होती है, उसमें सर्वप्रथम किसको देखा था? गुणसूत्र को देखा था। इसके बाद में सन 1888 में एक और डेट बताई जा रही है। 1888 में एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम है वाल्डेर, और वाल्डेर नामक वैज्ञानिक ने उस स्पष्ट संरचना को क्या नाम दे दिया? गुणसूत्र नाम दे दिया। तो खोज करने वाला वैज्ञानिक होपमिस्टर नामक वैज्ञानिक था, और उसको गुणसूत्र नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वाल्डेर नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1888 में क्या काम किया? गुणसूत्र नाम दिया। और यदि इसके विस्तृत अध्ययन की बात की जाए, या इसका सर्वप्रथम जो वर्णन है, यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो सर्वप्रथम जो वर्णन करने वाला वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था स्टोर्सबर्गर या स्टार्सबर्गर। तो हिस्ट्री में हमने 3 वैज्ञानिकों के बारे में जाना। होपमिस्टर नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने यानी ट्रेडेस्केंसिया के प्राग के मात्र कोशिका में इसका अध्ययन किया, इसको देखा, और 1888 में वाल्डेर ने इसको गुणसूत्र नाम दिया। और सर्वप्रथम इसका जो क्लासिफिकेशन था, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन जो है, इसका वर्णन जो है वो करने वाला वैज्ञानिक कौन था? स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक था। सन 1903 में सटन तथा बोवेरी की एक संकल्पना आई। सटन तथा बोवेरी की संकल्पना आई, और इस संकल्पना में देखो क्या बताया गया कि गुणसूत्र पर आनुवंशिकता के कण पाए जाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने सन 1903 में एक बात बताई, जितने भी क्रोमोसोम हैं उन पर जेनेटिक के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, आनुवंशिकता के गुण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और वही कण आगामी पीढ़ी में लक्षणों को क्या करते हैं? वंशागत करते हैं। यह परिकल्पना आगे जाकर सटन तथा बोवेरी परिकल्पना के नाम से जानी गई। तो अगला वैज्ञानिक कौन था? सटन तथा बोवेरी। कब? सन 1903 में इन्होंने क्या बताया कि गुणसूत्र पर आनुवंशिकता के कण पाए जाते हैं, जो माता पिता के लक्षणों को संततियों तक निर्धारित करने का कार्य करते हैं, और यही परिकल्पना आगे चलकर सटन तथा बोवेरी परिकल्पना के नाम से जानी गई। तो ये थी नॉर्मल हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। एक साधारण सा इतिहास है गुणसूत्र का, ये कि गुणसूत्र क्या होता है। और मुख्यतः गुणसूत्र की यदि बात की जाए
तो ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। अब इसकी टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र के प्रकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुणसूत्र के प्रकार, जिसमें हम समझेंगे। देखो व्हाइटेकर की एक पंचजगत प्रणाली आई थी, आपने 11th क्लास में पढ़ा है व्हाइटेकर की पंचजगत प्रणाली। उसमें इस जंतु जगत को 5 क्लासों में बांटा गया था, पंचजगत यानी 5 जगत में बांटा गया था। उसमें एक क्लास थी उसकी विषाणु वाली यानी वायरल, तो एक गुणसूत्र होगा वायरल गुणसूत्र, पहला टाइप रहेगा इसका वायरल गुणसूत्र। नाम से स्पष्ट है वायरल गुणसूत्र का मतलब क्या है, वायरस के गुणसूत्र को क्या कहा गया है, वायरल गुणसूत्र कहा गया है। विषाणु के गुणसूत्र को क्या कहा गया है, वायरल गुणसूत्र कहा गया है। देखो जितने भी वायरस हैं, ऑल टाइप वायरस यदि बात की जाए, विषाणु की बात की जाए, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान से देखना क्या बताया जा रहा है कि जितने भी वायरस हैं उस सभी में क्या पाया जाता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। और उस गुणसूत्र का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए तथा आरएनए का बना होता है। या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या फिर उसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। डीएनए तथा आरएनए 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, या फिर क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। देखो इस प्रकार के वायरस में या इन वायरसों के अंदर जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, एक प्रोटीन के खोल से ढका रहता है। प्रोटीन का इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है और वो आवरण क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। ध्यान देना क्या कहलाता है, वो आवरण कैप्सिड कहलाता है। जब संक्रमण की स्टेज आती है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वायरस जितने भी हैं वो जंतु में संक्रमण फैलाते हैं, संक्रमण करके रोग को बढ़ाते हैं। जैसे ही कोई वायरस किसी कोशिका के संपर्क में आएगा और उसमें इन्फेक्शन करेगा, संक्रमण करेगा, तो ये जो कैप्सिड जो खोल है, ध्यान से सुनना, ये जैसे ये कोई सेल है, इस सेल पर इस वायरस कोई ए टाइप वायरस था, कोई वायरस है जिसका नाम ए है, इसने इस सेल पर आक्रमण कर दिया या संक्रमण कर दिया, तो उस समय क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाएगा या फिर इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए, वो तो सेल के भीतर प्रवेश कर जाएगा और ये जो खोल है वो कोशिका के बाहर ही रह जाता है। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, वायरस क्या है यानी वायरल गुणसूत्र क्या है, तो जितने भी ऑल टाइप्स वायरस हैं उन सभी में एक क्रोमोसोम पाया जाता है। उस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। और ये जो क्रोमोसोम होगा एक प्रोटीन के कवच से ढका रहता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। जैसे ही किसी वायरस का संक्रमण किसी सेल पर होगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये जो कैप्सिड जो है वो बाहर ही रह जाता है। अब देखो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें बैक्टीरियोफेज, देखो बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र एक होगा और उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। फिर देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जंतुओं में संक्रमण वायरस का होगा हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें TMV, देखो टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तंबाकू की पत्ती पर वायरस से होने वाला संक्रमण या वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। या फिर जंतुओं में यदि कुछ रोगों की बात करें जैसे रेबीज, ये रेबीज रेबिडो वायरस के कारण से होता है। ऐसे ही देखो और भी कई हैं, जैसे हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस वाला हो गया। ऐसे ही यदि बात करें पोलियो है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये कई प्रकार के वायरस हैं जो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसके रूप में पाया जाएगा, एक सूत्र आरएनए के रूप में पाया जाएगा, या एक सूत्रण आरएनए कह सकते हैं हम, या फिर हम एक चेन वाला, एक श्रृंखला वाला आरएनए कह सकते हैं। यानी इन रोगों को फैलाने वाला जो वायरस होगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सूत्र आरएनए या एक श्रृंखला आरएनए के रूप में पाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, रोटोवायरस, रोटोवायरस में जो आरएनए होगा, ध्यान से देखने वाली बात है, वो द्विव श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाएगा, द्विव श्रृंखला DS आरएनए के रूप में पाया जाता। तो ये तो पहला था अपना वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र क्या होता है, किस में पाया जाता है, किस प्रकार ये संक्रमण करता है, किस स्टेज के रूप में इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दूसरी बात, इनका जो डीएनए वो आरएनए होगा या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या इसका जो क्रोमोसोम है वो या तो किसके रूप में पाया जाएगा, वर्तुल रूप में पाया जाएगा, या फिर किस रूप में पाया जाएगा, रेखिक रूप में पाया जाता है। ये था अपना पहला वायरल क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से देखना। सेकंड रहेगा अपना प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट गुणसूत्र। ये भी आपने सेल बायोलॉजी में 11th क्लास में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। जंतुओं को केंद्र की सुस्पष्ट संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होगा कि इसमें जो केंद्रक होगा वो सुस्पष्ट नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों ही नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के जंतु प्रोकैरियोट कहलाते हैं और उनका जो गुणसूत्र है वो क्या कहलाता है, प्रोकैरियोट गुणसूत्र कहलाता है। देखो इसमें भी यदि एग्जाम्पल्स की बात की जाए ये किस में पाया जाएगा, तो कुछ बैक्टीरिया हैं, यानी बैक्टीरियाज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण लेते हैं BGA। अब देखो BGA का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल एल्गी, नील हरित शैवाल। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोट प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है और इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ध्यान रखना बैक्टीरिया BGA में भी क्या पाया जाता है, यानी एक गुणसूत्र पाया जाता है और वो किस प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में यदि बात की जाए तो DNA तथा RNA इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः इसमें किसकी संरचना पाई जाती है, DNA की पाई जाती है, जो किसके रूप में होता है, वर्तुल के रूप में पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की यदि बात की जाए तो इसमें वर्तुल प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है या DNA पाया जाता है और इसकी जो आकार है वो 25 से लेकर के 100 माइक्रोन के करीब माना जाता है। अकॉर्डिंग टू NCERT बेस, NCERT में ये स्पष्ट लिखा गया है कि ये जो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है इसका जो साइज है वो 25 से लेकर के 100 माइक्रोन के बीच में पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की, जैसे बैक्टीरियोफेज की अभी हमने बात की थी। तो देखो बैक्टीरिया जो सेल है उसके अंदर जो मुख्य गुणसूत्र है, मुख्य गुणसूत्र या मेन जो क्रोमोसोम है उसके अलावा 1 से लेकर के 20 तक छोटे छोटे वर्तुल आकृति के DNA और पाए जाते हैं और वो DNA प्लाज्मिड कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है प्लाज्मिड क्या है। ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल DNA पाया जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन इसमें कई बार क्या देखने को मिलता है कि इस बैक्टीरिया सेल के अंदर इस मुख्य DNA या मुख्य क्रोमोसोम के अलावा 1 से 20 तक की संख्या में अन्य छोटे छोटे वर्तुल DNA पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। हम बायोटेक शुरू करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में अवांछित जीन को हटा करके वांछित जीन संप्रेषित करवा करके एक अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल तैयार करना बायोटेक की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है और वहाँ पर हम प्लाज्मिड को पढ़ेंगे। प्लाज्मिड इट इज ए वेक्टर, ये एक प्रकार का वाहक है, वेक्टर है ये। अब देखो वेक्टर का काम क्या होता है, कैरियर का काम करता है, ये ढोने का काम करता है, अर्थात एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना, ये वेक्टर का काम होता है। ये किसको उठाएगा, वेरी सिंपल पॉइंट, ये जेनेटिक मटेरियल पर चलने वाली बात है। तो ये आनुवंशिक लक्षणों की इकाई जो जीन है जो होती है उसको एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में हम ट्रांसफर करने में किसको काम में लेते हैं, वेक्टर को काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये किसकी भांति काम करेगा, वेक्टर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो कोई जंतु है A, अब इस जंतु में मुझे एक अवांछित लक्षण मिला या एक अवांछित जीन दिखाई दिया और वह अवांछित जीन क्या काम करता है, एक ऐसे लक्षण को उत्पन्न करता है जो उस जंतु के लिए अनुकूलित नहीं है या उस जंतु को वातावरण के अडेप्ट करने के लिए उपयोगी नहीं है, इसको हमें हटाना है। अब एक दूसरा एनिमल है B और उसमें इस अवांछित जीन की जगह वांछित जीन पाया गया। तो देखो इस B से इस वांछित जीन को निकाला, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल a वो जीन है और इसमें ऐसे मानते कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता संप्रेषित करवा दिया जाए ताकि इससे उत्पन्न स्पीसीज रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली पैदा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस A जीन को इस कैपिटल A जो जंतु है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, उसके सेल में ट्रांसफ़र करेंगे और जिसकी सहायता से ट्रांसफ़र करेंगे उसे हम वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। और प्लाज्मिड यहाँ यही काम करेगा। तो मैंने आपको एक साधारण से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। रियली व्हाट इज़ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है क्या चीज़, तो प्लाज्मिड दैट इज़ ए वेक्टर, एक प्रकार का वाहक है
जो क्या काम करता है, जेनेटिक लक्षणों को आगामी पीढ़ी में संप्रेषित करने का काम करता है। तो दूसरा क्रोमोसोम कौन सा हो गया अपना, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीसरा रहेगा अपना यूकैरियोट, यूकैरियोट क्रोमोसोम या गुणसूत्र। देखो यूकैरियोट है तो बहुकोशिकीय जंतुओं की बात करेंगे, सिंपल है, यानी जिसका केंद्रक सुस्पष्ट हो, केंद्रक झिल्ली भी हो, उसमें केंद्रिका भी पाई जाती हो, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका युक्त जंतु यूकैरियोट कहलाता है। तो यूकैरियोट में देखो यदि बात की जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसमें प्लांट्स को शामिल कर लेंगे, इसमें एनिमल्स को शामिल करेंगे, एंड यदि फंजाई किंगडम की बात कर लें, यानी कवक जगत की यदि बात की जाए तो उसका जो गुणसूत्र है और गुणसूत्र का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। यानी काफ़ी सारी मात्रा में, यानी बहुत सारी मात्रा में उसमें डीएनए पाया जाता है। तो यूकैरियोट प्रकार का गुणसूत्र किस में पाया जाएगा, पादपों में पाया जाएगा, बहुकोशिकीय पादपों में पाया जाएगा, जंतुओं में पाया जाता है, कवकों में पाया जाता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत अधिक मात्रा में डीएनए के रूप में पाया जाता है। देखो इसमें डीएनए के अलावा क्या क्या पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, यानी कई प्रकार की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में संलग्न होती हैं, जुड़ती हैं और मिलकर के एक स्पेशल संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। और ये न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक और महत्वपूर्ण संरचना की रचना कर देते हैं, और वो महत्वपूर्ण संरचना जो है सोलेनोइड कहलाती है। क्या कहलाती है, सोलेनोइड कहलाती है। रियली आगे जाकर यदि बात की जाए, ये सोलेनोइड ही ट्रू क्रोमोसोम है, वास्तविक गुणसूत्र है, इसे ही वास्तविक गुणसूत्र कहा जाता है। इस केंद्रक में या बात करें, इस प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की बात की जाए तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन के को छोड़ करके जितनी भी प्रोटीन है वो सब की सब क्या कहलाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। तो देखो यूकैरियोट किस में पाया गया, प्लांट्स में पाया गया, एनिमल्स में पाया गया, फंजाई कवक यानी जो कवक जगत है उसमें पाया गया। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और इसका जो डीएनए है वो वर्तुल रूप में पाया जाता है। और यदि देखो बात करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलेगा और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे सोलेनोइड कहते हैं। और रियली वास्तव में सोलेनोइड ही क्या है, वास्तविक गुणसूत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूकैरियोट का जो क्रोमोसोम है वो सोलेनोइड युक्त होता है। इसके अलावा देखो और यदि बात करें कि इसमें डीएनए की जो मात्रा है या गुणसूत्रों की जो मात्रा है, ये जो डीएनए जो मटेरियल है वो इसकी संख्या 2 से लेकर के 1600 तक हो सकती है। तो ये था अपना यूकैरियोट क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब आगे बढ़ते हैं हम और महत्वपूर्ण टॉपिक को जानते हैं, जिसमें देखो हम बात करते हैं दैहिक क्रोमोसोम क्या है, दैहिक तथा लिंग गुणसूत्र। पिछले चैप्टर में हमने मानव लिंग निर्धारण को पढ़ा था और उसमें हमने मनुष्य का उदाहरण लेकर देखो मानव लिंग निर्धारण से इस पहले मनुष्य का है। अब मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर तथा मादा में 44 गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, इज इक्वल होते हैं क्रोमोसोम, यानी 44 गुणसूत्र मादा वाले, 44 गुणसूत्र नर वाले क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, अलिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये अलिंग गुणसूत्र शरीर के दैहिक भागों की क्रिया प्रतिक्रिया को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, नर तथा मादा में 44 गुणसूत्र समान होते हैं, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, लिंग को छोड़ करके शरीर के अन्य भागों को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते हैं या उनकी वंशागति को निर्धारित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दैहिक क्रोमोसोम कहा जाता है, दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखो
कितने टोटल 46, अब कितने कितने बच गए, एक एक जोड़ी बच गए, दो दो गुणसूत्र बच गए। अब देखो वो क्या है, यानी पुरुष में X तथा Y के रूप में पाए जाते हैं, जबकि महिला में या मादा में X के रूप में पाए जाते हैं। महिला में दोनों क्रोमोसोम समान होते हैं, जबकि पुरुष में X गुणसूत्र बड़ा होता है, Y गुणसूत्र छोटा होता है। यदि X गुणसूत्र प्रभावी है तो उत्पन्न संतति लड़की होगी, और यदि पुरुष का Y गुणसूत्र प्रभावी है तो उत्पन्न संतति क्या होता है, लड़का होता है। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ध्यान देने वाली बातें हैं कि नर तथा मादा में 44 गुणसूत्र समान पाए जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह देंगे, दैहिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र या फिर ऑटोसोम कहते हैं। और दो गुणसूत्र जो हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, उन्हें सेक्सुअल क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, एलिसोम क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, जो नर तथा मादा में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। मादा में दोनों XX होते हैं जो समान प्रकार के होते हैं, जबकि पुरुष की यदि बात की जाए, एक गुणसूत्र बड़ा होगा, एक गुणसूत्र छोटा होगा, जिन्हें क्रमशः X तथा Y क्रोमोसोम कहा जाता है। एक लड़की के लिंग का निर्धारण करेगा, दूसरा लड़के के लिंग का निर्धारण करेगा। अब देखो ये जो क्रोमोसोम की जो आकृति है, इसकी जो आकार है, अवस्था के आधार पर इनको एक क्रम में विन्यासित किया जाता है, और उस क्रम के हिसाब से ही यानी संख्या दी जाती है, और उस प्रकार के आलेख को इडियोग्राम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, गुणसूत्रीय आलेख, जिसको गुणसूत्र आलेख कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। देखो इडियोग्राम कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है, इडियोग्राफ कहा जाता है। देखो एक बार फिर से कि गुणसूत्र, मानव में गुणसूत्रों को उनके आकृति के आधार पर एक निश्चित संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, एक निश्चित संख्या दी जाती है, उसी से पढ़ा जाता है। और यदि कोई विचलन हो जाए, कौन इनहेरिएशन पैदा हो जाए, तो उसको जानने, उसको परखने के लिए ये जो इडियोग्राम है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो था नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, एक साधारण सा इंट्रोडक्शन था, परिचय था गुणसूत्र का। अब चैप्टर का देखो नाम क्या है, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। तो देखो मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ का मतलब क्या होता है, तो एक साधारण सी परिभाषा, अधिसंख्य गुणसूत्र। अधिसंख्य गुणसूत्र का मतलब होता है कि मूल गुणसूत्र की संख्या में यदि परिवर्तन हो जाए, हमें पता है कि गुणसूत्र कितने 46, लेकिन उसकी संख्या यदि बढ़ जाए तो उस प्रकार के संख्या को क्या कहा जाता है, अधिसंख्य गुणसूत्र कहा जाता है। और इस गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से कुछ प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, यदि सामान्य अवस्था में वी नो दैट, हम जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाए, 46 से कम हो जाए, 46 से अधिक हो जाए, तो कई प्रकार की गुणसूत्रीय विकृतियां होती हैं, जिन्हें मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। ये गुणसूत्रीय विकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होंगी देखो ऑटोसोमल यानी अलिंगी सामान्यताएं, और एक होती है लिंगी सामान्यताएं, यानी ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज और सेक्सुअल अबनॉर्मलिटीज, यानी अलिंगी असामान्यताएं और लिंगी सामान्यताएं। अलिंगी सामान्यता का नाम से स्पष्ट है, अलिंगी, इसका मतलब ये किस में है, ये दैहिक क्रोमोसोम में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली असामान्यताएं हैं, और ये किस में है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली असामान्यताएं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अलिंगी असामान्यताएं क्या होती हैं, तो इसको एक डिसऑर्डर से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है अपना एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन को लेते हैं, डाउन सिंड्रोम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है, देखो इसे मंगोलिज्म, ध्यान से देखना, इसे मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना गया, मंगोलिज्म सिंड्रोम के नाम से जाना गया। देखो मंगोल बच्चों में सर्वप्रथम इस रोग को देखा गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया मंगोलिज्म सिंड्रोम। एक वैज्ञानिक था लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इस डिसऑर्डर का अध्ययन किया था, और देखो क्या बताया था, ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें क्या होगा कि अलिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने से ये व्याधि उत्पन्न होती है, ये विकार उत्पन्न होता है, और 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अब देखो ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब 3 है। देखो हम जानते हैं एक जोड़े के अंदर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन 21वें जोड़े में कितनी प्रतियां हो जाएंगी, 3 प्रतियां हो जाएंगी, अर्थात 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, जिससे इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया। वैज्ञानिक था लैंगडॉन डाउन, उसने 1866 में इसका अध्ययन किया था, और क्या बताया था कि
21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। अब केस देखो क्या होता है, क्या होगा, अंडजनन की प्रक्रिया ऊजनेसिस होगा। ऊजनेसिस की जब प्रक्रिया होगी, अंडजनन की प्रक्रिया होगी, तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन चलते हैं। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, ध्यान से देखना, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें क्या होगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र किस में आ जाता है, अंडाणु में आ जाता है। तो देखो वहाँ पर जो बनेंगे ना युग्मक, वो किसके रूप में बन जाएंगे, यानी 24 + 22, देखो टोटल कितना हो गया अमाउंट, ये तो किसके रूप में चले जाएंगे, ध्रुवीय काय, ध्रुवीय पोल यानी पोलेन बॉडी के रूप में चले जाएंगे, और ये वहाँ पर बचेंगे। और जैसे ही आगे यदि इसका किसके साथ में, यानी शुद्ध या सामान्य शुक्राणु वाली कोशिका के साथ में या युग्मक के साथ में संलयन हो जाए तो गुणसूत्र की संख्या देखो कितनी हो जाएगी, 47। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 47, जबकि हम जानते हैं मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम ही कितने होते हैं, 46। तो इसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो गया, और वो गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, अर्थात 21वें जोड़े में प्रतियां कितनी आ गई, 3 प्रतियां आ गई, एक गुणसूत्र बढ़ गया, जिसके कारण से ये व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अब इसका रीजन पता होना चाहिए क्या है। तो देखो कोई महिला यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे उत्पन्न करती है तो उन बच्चों में डाउन सिंड्रोम का विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। और रेशियो की बात करें तो 600:1, यानी 600 बच्चों पर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। अच्छा जी, इसके लक्षण क्या हैं, या इसके लक्षण किस प्रकार के हैं, या बच्चा किस प्रकार का दिखाई देता है। तो देखो इस प्रकार के बच्चों की अंगुली बोतरी प्रकार की होती हैं, हाथ छोटे होते हैं, ग्रीवा छोटी होती है, नीचे वाला होठ लटका रहता है, मुख खुला रहता है, ये मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और ये यदि बात करें बंदे होते हैं, ये प्रजातियां खुद बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो हमने आज पढ़ा ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज़, जिसका पहला एग्जाम्पल था अपना डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम लैंगडॉन डाउन ने दिया था सन 1866 में। इसे मंगोलिज्म कहा क्योंकि मंगोल बच्चों में इस प्रकार का विकार देखने को मिला। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण ये व्याधि उत्पन्न होती है, और गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी हो जाती है, 47। कब होगा, जब कोई महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र में बच्चे उत्पन्न करती है तो इस प्रकार की व्याधि सामने आती है। रेशियो क्या रहता है, 600 बच्चों पर एक बच्चा मंगोलिज्म दिखाई देता है। मुंह खुला रहेगा, होठ लटके रहेंगे, जीभ बाहर निकली रहती है, बोथरी प्रकार की अंगुलियां होती हैं, और मानसिक विकार यानी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती नहीं, अल्प विकसित होती है, और ये क्या होते हैं, बंदे प्रकार के बच्चे होते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं और विकारों के साथ में। धन्यवाद।